डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन के इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। ठीक 1 घंटे बाद 10 बजे शुरू होगी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग। राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी के बीच है मुकाबला। सत्ता पक्ष मजबूत, लेकिन विपक्ष को भी जीत की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल और पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। पीड़ितों से करेंगे मुलाकात, के बाद स्थिति का करेंगे आकलन। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम का आज से भारत दौरा। 8 दिन की यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। नेपाल में हिंसा और विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने सोशल मीडिया पर लगा बैन हटाया। 19 लोगों की हुई मौत। और खेल की खबरों में अफगानिस्तान और हांगकांग की भिड़ंत के साथ आज से यूएई में शुरू होगा एशिया कप T20। मेजबान देश के साथ कल भारत खेलेगा अपना पहला मैच। अब खबरें विस्तार से। कौन बनेगा उपराष्ट्रपति? एनडीए के सीपी राधाकृष्णन या इंडी ब्लॉक के सुदर्शन रेड्डी? आज मतदान के बाद विजेता प्रत्याशी का नाम सामने आ जाएगा, लेकिन उससे पहले चुनावी माहौल बेहद गर्म है। अपनी जीत के लिए आशीर्वाद लेने सीपी राधाकृष्णन थोड़ी देर पहले लोधी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचे। देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत किया जाता है। पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव नए संसद भवन में आयोजित होगा। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडी गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी से है। मतदान के बाद मतों की गिनती भी आज ही होगी। इस साल जुलाई में स्वास्थ्य कारणों से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे देने के बाद यह चुनाव हो रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस चुनाव में गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। निर्वाचक मंडल के सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार मतदान कर सकते हैं और पार्टी व्हिप से बाध्य नहीं होते। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। वहीं मतों की गिनती शाम 6 बजे के बाद की जाएगी। चुनाव में उतरने से पहले आज एनडीए प्रत्याशी राधाकृष्णन ने कहा है कि वो जीतेंगे क्योंकि विकसित भारत चाहते हैं। The election is taking place. It is going to be a big victory for the Indian nationalism. We all are one. We will be one. India, we want to be the Vikshit Bharat, and all the victory will lead towards that. तो यहाँ सीपी राधाकृष्णन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जीत के लिए सुनिश्चित नजर आ रहे हैं, आश्वस्त नजर आ रहे हैं और उनका आत्मविश्वास ये दिखा रहा है कि एनडीए इस समय एक है और एकजुटता का प्रतीक ही आज जब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होंगे, मतदान होंगे, उसमें साफ तौर पर दिखेगा। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आंकड़ों का गणित समझने की कोशिश करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में डाले गए हर वोट का मूल्य समान होता है। आप अपनी स्क्रीन पे ये ग्राफिक्स देख रहे हैं जिसमें कुल वैध मत 781 हैं और अगर इसका हाफ कर दिया जाए यानी आधा कर दिया जाए उससे +1 यानी जीत के लिए जरूरी है 391 वोट। वर्तमान में अगर लोकसभा की बात की जाए तो 542 सदस्य हैं और राज्यसभा की बात की जाए 239 सदस्य हैं। इसके साथ साथ आंकड़ों के लिहाज से एनडीए विपक्ष से काफी आगे दिख रहा है, यानी अंक गणित में एनडीए
425 है, वहीं इंडी गठबंधन 311 है। लोकसभा में 293, राज्यसभा में 132, लोकसभा में इंडी गठबंधन के 234, वहीं राज्यसभा में 77। तो कौन कितना मजबूत, ये साफ तौर पर अगर अंक गणित के हिसाब से देखा जाए तो दिख रहा है कि एनडीए इस बार मजबूती के साथ खड़ा है। तो क्या ये देखना होगा, उपराष्ट्रपति पद के चुनावों में सीपी राधाकृष्णन की जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। ये शाम के बाद पता चलेगा जब गिनती शुरू होगी। भाजपा राज्यसभा सांसद रामभाई मोकारिया ने कहा है कि ये एनडीए सीपी राधाकृष्णन 100% जीत जाएंगे और विपक्ष दल के लोगों का कुछ नहीं होने वाला। उम्मीद तो बहुत बड़ी है, हमारा कैंडिडेट हो जीत जाएगा, नंबर 2 पर है बैलेट पेपर में, और सीपी राधाकृष्ण इसका 100% विजय है। और यहाँ से 10 बजे का टाइम है, वहाँ हम वोटिंग करेंगे। और ये सीपी राधाकृष्ण जी हमारे चाहते हैं, तो हम सब साथ में मिलके भारी बहुमत से इसको जिताएंगे। ओपोजिशन वाला का कुछ आने वाला नहीं, वो लोकशाही के हिसाब से उसको खड़ा रखना पड़ता है, तो खड़ा रख दिया है। और हमारे साथ संवाददाता इस समय जुड़ गए निशांत राय। आइए निशांत का रुख करेंगे। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति पद के चुनावों की ये प्रक्रिया होती है। 10 बजे से ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है, शाम 5 बजे तक चलने वाली है। कैसे इस प्रक्रिया में दोनों सदन के सांसद आके अपना मत देकर जाएंगे? देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, सिंगल ट्रांसफर वोट जो होता है उसके माध्यम से कराई जाती है ये चुनाव। इसमें जो है विकल्प जो रहते हैं वो मौजूद रहते हैं और पहला विकल्प चुनना जरूरी होता है। और अगर अभी के अंकगणित की बात करें तो एनडीए सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। एनडीए की बात की जाए तो 425 वोट के साथ एनडीए फिलहाल आगे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी की बात करें तो 342 केवल बीजेपी के दोनों सदनों में सांसद हैं। और इसके अलावा विपक्ष की बात करें तो 324 सांसद जो है वो विपक्ष के पास है। यानी कि खुद केवल और केवल बीजेपी के ही सांसद विपक्ष यानी इंडी ब्लॉक से ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सीपी राधाकृष्णन, जो कि अभी हम कुछ देर पहले उनका बयान देख रहे थे, वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे थे। और जिस तरीके से उपराष्ट्रपति पद को लेकर हमने देखा है कि पिछले दिनों दोनों खेमों की तरफ से पूरा प्रयास किया गया था और तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा के साथ मिला सभी दोनों ही प्रत्याशी मिले थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है जिस तरीके से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जो हैं मेहनत करी और उसके बाद जो भी चुन कर आएगा, ये कहा जा सकता है कि वो दोनों खेमों का होता है। और उपराष्ट्रपति जैसा संवैधानिक पद खासकर सदन चलाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है, राज्यसभा को बेहतर तरीके से चलाना। और जो भारत का इतिहास रहा है, सभी उपराष्ट्रपति जो रहे हैं उन्होंने अपने पद को बहुत निष्ठापूर्वक उन्होंने अपना काम किया है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चले हैं। हालांकि चुनाव से पहले दोनों तरफ खींचतान पूरी नजर आई और दोनों ही प्रत्याशियों ने पूरा जोर लगाया। अब से कुछ ही देर बाद ये चुनाव शुरू होगा। आपको अभी की अगर अपडेट दें तो मैं इस समय महाराष्ट्र सदन के बाहर खड़ा हूं, जहां पे सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र सदन के भीतर मौजूद हैं और वो लोधी रोड स्थित राम मंदिर में दर्शन करने गए थे सुबह और दर्शन करके वापस आ गए हैं। अब कहा जा सकता है कि 10 बजे के आसपास वो महाराष्ट्र सदन से संसद भवन के लिए निकलेंगे, जहां पर चुनाव शुरू होगा। और चूंकि वोटों की गिनती शाम 6 बजे के बाद होगी, तो तब तक देखना होगा कि किस तरीके से आखिर किस उम्मीदवार की किस्मत कैसी रहती है। लेकिन आंकड़ों की अगर बाजीगिरी की बात करें तो फिलहाल एनडीए बहुत मजबूत नजर आ रहा है। निशांत, क्या यहाँ पर क्रॉस वोटिंग का भी सस्पेंस बरकरार है? कल बीजेडी और बीआरएस ने कहा है कि वे उपराष्ट्रपति पद के चुनावों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ऐसे में क्या क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है? देखिए, बीआरएस, बीजेडी और एसएडी 3 ये दल हैं जो चुनाव में हिस्सा न लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्रॉस वोटिंग के बहुत कम चांसेस नजर आ रहे हैं। इंडी ब्लॉक भी पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है और एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए में
तमाम बड़े मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो सांसदों को अपने साथ लेकर आए और अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को एनडीए ने दी है। इसी तरीके से बिहार की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को दी गई है और कुछ इसी तरीके से एनडीए ने बाकी अगर जगहों की बात करें तो नेताओं को जिम्मेदारी दी है, मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है कि सभी एक साथ होकर संसद आए, जहां पर जो सांसद हैं वो अपना वोट करें, ताकि किसी भी प्रकार की कुछ ऐसी स्थिति ना बने जिसका आप जिक्र कर रही हैं। उसी तरीके से एनडी ब्लॉक की भी बात की जाए तो उन्होंने भी अपने सांसदों को अपने संपर्क में रखा है और पूरी कोशिश एनडी ब्लॉक की भी है कि जो चुनाव है इसमें क्रॉस वोटिंग देखने को ना मिले। अगर एनडीए की बात की जाए, पूरा कुनबा एकजुट नजर आ रहा है, एक नाम पर सहमत नजर आ रहा है। ऐसे में इंडी ब्लॉक के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है कि वो अपने जो 324 विपक्षी सांसद हैं उनको साथ लेकर चलें और शिरोमणि अकाली दल की बात करें, बीजेडी की बात की जाए या बीआरएस की बात की जाए, ये तीनों राजनीतिक दल फिलहाल इस चुनाव में भाग लेने से मना कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आज देखना दिलचस्प होगा और सबसे बड़ी बात है कि उपराष्ट्रपति पद में अगर किसी भी तरफ से क्रॉस वोटिंग होती है तो भविष्य के लिए जो भविष्य की राजनीति है उसके लिए एक बड़ा संकेत भी होगा। जी, अमरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, यहाँ मैं दोनों प्रत्याशियों के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। सीपी राधाकृष्णन वर्सेस सुदर्शन रेड्डी। कहा जा रहा है दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई है, लेकिन अगर सीपी राधाकृष्णन के राजनीतिक सफर की बात की जाए तो एक लंबा सफर रहा है, लेकिन अगर सुदर्शन रेड्डी की बात की जाए तो ये पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। अगर इन दोनों के सफर की बात की जाए तो क्या क्या इनका सफर रहा है? देखिए भावना, जिस तरह से सीपी राधाकृष्णन की बात की जाए तो 2 बार के लोकसभा के सांसद हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उनकी पृष्ठभूमि है। और अगर राजनीति सुचिता की बात करें तो काफी सुलझी हुई राजनीति के लिए जाने जाते हैं और राज्यपाल के तौर पे भी उन्होंने काफी ऐतिहासिक कार्य किए हैं। वहीं अगर इंडिया ब्लॉक के बीच सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो पूर्व न्यायाधीश हैं और काफी साल उन्होंने न्यायपालिका के साथ गुजारे हैं और उनकी छवि भी काफी अच्छी मानी जाती है। हालांकि उनके कुछ फैसलों को लेकर विवाद है, लेकिन जब आज देश को जब आज 15वां उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है, आज 10 बजे से जब मतदान प्रारंभ होगा और शाम को 6 बजे के बाद जब वोटों की गिनती होगी तो देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। और जैसा अभी मेरे सहयोगी आंकड़ों की बात कर रहे थे तो देखिए भावना, इसमें आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि लोकसभा की 542 सीटों में से एनडीए के पास 293 का आंकड़ा है और अगर राज्यसभा की जो 245 सीटें हैं उसमें एनडीए के पास 129 का आंकड़ा है। और दोनों हाउस की संख्या की बात करें तो 787 सांसद है जिसमें एनडीए के पास 422 सदस्य हैं। और देखिए जो निर्वाचन के लिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो 394 का है। और जो अभी जानकारी आप दे रही थी और निशान दे रहे थे कि बीआरएस, बीजेडी और शिरोमणि अकाली दल के सांसद ने इस चुनाव में एब्सटेन रहने का फैसला किया, यानी कि वो किसी भी पक्ष में वोट नहीं देंगे। और मैं आपको बता दूं कि बीआरएस की लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की बात करें तो बीआरएस के पास लोकसभा में 7 और राज्यसभा में 4, यानी कि 11 सांसद बीआरएस के पास है। बीजू जनता दल बीजेडी के पास 8, दोनों हाउस को मिला के 8 सांसद है और शिरोमणि अकाली दल के पास 4 सांसद है। और ओवरऑल जब बात करते हैं 787 में से तो दोनों हाउस से ये आंकड़ा कम हो जाएगा। और जहां मैं आपको बता रहा था कि जो जीत के लिए 394 सीटें बहुमत चाहिए, 394 का आंकड़ा चाहिए, वो भी घट के आके 391, 390, 91 के आसपास हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो मैजिक फिगर है वो एनडीए के साथ है और एनडीए की जो एकजुटता है वो लगातार हमने देखी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी दल ने डी राधाकृष्णन पर जो समर्थन दिया है और साफ तौर पर कहा है कि उनके साथ जो है वो है। लेकिन एक बात और बताऊं, और वो अहम बात भावना ये है कि इस पूरे उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में कहीं भी कोई पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती। यानी कि व्हिप जारी नहीं करने से यह होता है कि पार्टी में
क्रॉस वोटिंग का खतरा बना रहता है। और इसीलिए इसी को मद्देनजर देखते हुए एक तो क्रॉस वोटिंग और कहीं ना कहीं जो बैलेट है, जो वोट है उनका, वो कहीं ना कहीं इनवैलिड हो जाए, उसको लेके भी एक बड़ी चिंता रहती है, जिसको लेके एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की प्रॉपर ट्रेनिंग कराई गई और वो क्रॉस वोटिंग ना हो सके और उनके जो बैलेट बोर्ड है वो काउंट हो सके, वो अहम। और इसीलिए जो इंडिया गठबंधन है उनकी एक सांकेतिक लड़ाई है, इंडिया गठबंधन की ये सांकेतिक लड़ाई है, क्योंकि भावना आपको याद होगा 2017 और 2022 में भी ये सांकेतिक लड़ाई थी। और अगर आपको याद करिए 2022 में जगदीप धनखड़ का चुनाव, तो 75% जो वोट है वो एनडीए के पास है। उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग होगी और विपक्ष के पास, इंडिया ब्लॉक के पास बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन 75% जो वोट है जगदीप धनखड़ को मिले और उसके बाद वो देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने। तो देश के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए भी यही प्रक्रिया है और ये उम्मीद की जा रही है। अगर आप देखें किरण रिजिजू का बयान, तो उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष तो छोड़िए, एनडीए तो छोड़िए, विपक्ष के खेमे से भी कई ऐसे सांसद हैं जो वो स्वच्छ राजनीति के लिए और संवैधानिक दायित्वों के लिए पी राधाकृष्णन को वोट करने जा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब आज पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करेंगे और उसके बाद जब प्रक्रिया स्टार्ट होगी शाम को 6 बजे तक, तो किस तरह से लोग वोट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। भावना। बिल्कुल, अमरेंद्र और निशांत, यहाँ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन हमारे पास केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज क्या बोल रहे हैं ये देख लेते हैं। आज के चुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत का दावा किया गया है और ये भी कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर अपने उम्मीदवार को लेकर गंभीर असंतोष है, ये कहना है प्रहलाद जोशी का। क्या कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। वाइजली डिसीजन करने के लिए अगर कांग्रेस ऑनेस्टली कॉल देते हैं तो कांग्रेस के और उनके गठबंधन के लोग बहुत बुरी तरह से और ज़्यादा बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि वाइजली डिसीजन है तो उनको तो वोट ही नहीं दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत डिसकंटेंट है उस कैंडिडेट के देखे। But anyhow, let us, I don't want to go into that detail. We are very, very confident we will win with a thumping majority. तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को, जो कह रहे थे कि एनडीए का शक्ति प्रदर्शन आज साफ तौर पर दिखने वाला है और जीत अगर होगी तो सीपी राधाकृष्णन की होगी, यानी कि एनडीए के प्रत्याशी की होगी। यहाँ हमारे साथ अमरेंद्र और निशांत जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, यहाँ मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। अगर दूसरी पार्टियों की भी बात करें, जैसे कि आपकी बात करें, स्वाति मालीवाल की बात करें या वाईएसआर की बात करें, इन पार्टियों के भी सांसद मौजूद हैं दोनों सदनों में, इनका रवैया किस तरीके का दिख रहा है अभी? देखिए, जिस तरह से आपने विपक्ष की बात करी, तो विपक्ष के खेमे के मैंने जैसा आपको पहले बताया, जैसा अभी प्रहलाद जोशी बोल रहे थे, और यही बात कल शाम को पत्रकारों से बात करते किरण रिजिजू ने भी कहा कि जो इंडिया ब्लॉक है उसमें भी एकजुटता नहीं है। कहीं ना कहीं वो ये बात तो कह रहे हैं कि वो विपक्ष के वी सुदर्शन रेड्डी को वोट करेंगे। और ऐसे में कल की एक मुलाकात देखी हनुमान बेनीवाल ने और चंद्रशेखर आजाद ने, दोनों ने वी आर सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात करके संविधान दिया और उसके बाद बयान दिया कि वो उनके साथ है। लेकिन जिस तरह से इस तरह की बयानबाजी आ रही कि कहीं ना कहीं उनकी एकजुटता पे सवाल है। और स्वाति मालीवाल चूंकि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, इस तरह की बात वो शुरू से करके आई है और कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी में जो मतभेद है उसको लेकर भी वो मुखर रही हैं और वो स्वच्छ राजनीति के लिए स्वाति मालीवाल की पहचान है। तो स्वाति मालीवाल के अलावा अगर आपने जिस तरह से बात की वाईएसआरसीपी अगर याद करिए 2017 और 2022 में भी एनडीए के साथ थी और वाईएसआरसीपी ने इस बार भी एनडीए को ही अपना बहुमत दिया है। रही बात बीआरएस की, तो बीआरएस भी जो है 2022 में एनडीए के साथ थी, लेकिन इस बार बीआरएस ने कुछ अंदरूनी जो उनकी कला है, जिसमें आपको याद होगा पिछले दिनों उनकी जो विधायक और जो पार्टी की अध्यक्ष थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपने विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया था। कुछ आंतरिक कला की वजह से वो आगे नहीं आ पाए और उन्होंने एब्सेंट रहने का फैसला किया। बीजू जनता दल हमेशा से ही सत्ता पक्ष के साथ रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से बीजू जनता दल ने भी दूरियां बनाई है और इस चुनाव में उन्होंने एब्सेंट रहने का फैसला किया। और शिरोमणि अकाली दल भी, अगर आपको याद होगा भावना, एनडीए का ही हिस्सा माना जाता रहा है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल भी अपने आप को इस चुनाव से अलग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है पूरी तरह से सवालों के घेरे में है, क्योंकि विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं वो मुद्दे योग्य नहीं है कि एक ही चुनाव में टिक सके। एक बड़ा मैसेज, एक लार्ज मैसेज देने का प्रयास जरूर कर रहा है, पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो
जो वी सुदर्शन रेड्डी है उनकी राजनीतिक सुस्ता और जो उनके न्यायपालिका में जो उनका योगदान है उससे देश को कहीं ना कहीं फायदा हुआ, इसलिए संवैधानिक पद पर रहते हुए फैसले उनके लिए अहम होंगे। और दूसरी बात जो है वी राधाकृष्णन की जो छवि है, सबको पता है राधाकृष्णन की छवि जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिवेश से निकल के आए हैं, 2 बार के लोकसभा सांसद रहे हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर रहे हैं, के तौर पे भी कई जो सामाजिक समसामाजिक कार्यों के लिए वो जाने जाते हैं। जी, बेहद ही बड़ा राजनीतिक सफर यहाँ सीपी राधाकृष्णन का हमें पता है कि दिख रहा है। और क्या ये जो अंक गणित साफ तौर पर दिख रहा है, वो नंबर्स क्या गिनती जब होगी उसमें भी नजर आएंगे, ये देखना शाम 6 बजे के बाद होगा। लेकिन निशांत, आप यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं, आपने बताया कि आप महाराष्ट्र सदन के बाहर हैं, आधे घंटे का समय रह गया जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, क्या हलचल वहां चल रही है अभी? देखिए, महाराष्ट्र सदन के बाहर की अगर स्थिति की बात करें तो अंदर सीपी राधाकृष्णन मौजूद हैं, लेकिन अंदर किसी भी मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा है। और सीपी राधाकृष्णन लगभग 15 मिनट पहले आए थे लोधी रोड स्थित राम मंदिर के दर्शन करके, और फिलहाल वो अंदर हैं और कुछ ही देर बाद वो यहाँ से जब निकलेंगे 10 बजे के आसपास उनके निकलने का समय बताया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और एनडीए का जो कुनबा है उसने अलग अलग, मैंने पहले भी बताया कि प्रभारी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई हुई है कि वो अपने अपने क्षेत्रों के सांसदों के साथ लेकर आएंगे। और हमारे सहयोगी अमरेंद्र ने भी जैसे बताया कि एनडीए के सभी सांसदों की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में किस तरीके से वोट दिए जाते हैं, क्योंकि वोट रद्द होना एक बड़ा कारण हो जाता है कई बार, थोड़ी सी गलती और चूंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में नॉर्मल तरीके से वोटिंग नहीं होती है तो ये एक डर बना रहता है दोनों ही अगर बात करें सत्ता पक्ष और विपक्ष में कि वोट रद्द ना हो जाए, उसको लेकर तैयारी जो है वो बहुत जरूरी होती है। और एनडीए की तरफ से ये तैयारी मजबूत तरीके से सभी सांसदों को कराई जा रही है और कराई गई है। सांसदों को बुलाया गया और इस कार्यशाला में जो भी उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया है उसकी टेक्निकलिटीज को सभी सांसदों के साथ साझा किया गया। फिलहाल अमरेंद्र, निशांत यहां आपसे एक छोटा सा विराम ले रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन आधा घंटे का समय रह गया है, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद खबरें होंगी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी हुई। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय कलाकार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। महोत्सव के प्रीमियर में हुई दोनों फिल्मों बयान और विमुक्त की निर्माता मधु शर्मा ने टोरंटो में हमारी संवाददाता मुनमुन भट्टाचार्य के साथ खास बातचीत की और अपने अनुभव साझा किए हैं। आप इन अनुभवों को देखिए और मुझे फिलहाल दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। हमारे साथ टोरंटो में है मधु शर्मा। आप प्रोड्यूसर हैं बयान की और इन सर्च ऑफ द स्काई, जिसका हिंदी नाम विमुक्त भी है। बहुत बहुत आपका स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ में। पहले बताइए कि विमुक्त जैसी मूवी का आपको प्रोडक्शन का कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि महाकुंभ में उसे शूट किया गया, तो बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस था। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा। जब मेरे पास ये कहानी आई थी, मेरी फ्रेंड पूजा शर्मा इसको लेके आई थी, आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये एक इंडिया का सोल कैरी करता है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। एक माँ, बेटे और बाप की कहानी है जो अपनी सिचुएशंस में फंसे हुए हैं और कैसे उस चीज़ से निकलते हैं। एंड हमने इस फिल्म को शूट किया हुआ है कुंभ में, जो इस साल हुआ था 144 ईयर्स के बाद। सो इट वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। इतनी सारी पब्लिक थी, करोड़ों लोगों के बीच में शूट करना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन I am so proud to present this film to TIFF.
और बयान के बारे में भी हम काफ़ी कुछ सुन रहे हैं। हुमा कुरैशी उसमें लीड एक्टर हैं, उसका भी प्रीमियर हो चुका है। कैसा रिसेप्शन मिल रहा है, उसको प्रोड्यूस करने का कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हम लोगों को। सबसे जो लास्ट कल प्रीमियर हुआ वहाँ पे एवरीबडी अप्रिशिएटेड द फिल्म सो मच, बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। ये फिल्म भी एक औरत की कहानी है जो जस्टिस दिलाना चाहती है एक औरत को। सो बीइंग अ लेडी प्रोड्यूसर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी किसी कहानी को मैंने सपोर्ट किया। मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके मैं ऐसी कहानियों को सपोर्ट करूं जो रियल इंडियन स्टोरीज को सपोर्ट करे, औरतों को सपोर्ट करे और हम हमारी इंडस्ट्री को आगे ले जा सकें। जी, आपके साथ शायद ये पहली बार ही हो रहा होगा कि दोनों पिक्चरें आपकी यहाँ प्रीमियर करी हैं टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। पहले आए हैं आप टोरंटो या फिल्म फेस्टिवल में पहले आए? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। मैं टोरंटो पहली बार आई हूँ, ये फेस्टिवल में भी पहली बार आई हूँ और पहली बार ही मुझे इतना प्यार मिला है कि मेरी 2 फिल्में यहाँ आई हैं। सो ऊपर वाले की दया है, इट्स अ ब्लेसिंग कि आई एम हियर विद 2 फिल्म्स। एक चीज़ और ये काफ़ी नोटिसेबल है कि एक फिल्म में जो लीड एक्टर हैं उनकी पहली फिल्म है और उनको बहुत सराहा जा रहा है, मिस्टर यादव को, निखिल यादव को, और एक में हुमा कुरैशी हैं जो बहुत ही मीनिंगफुल सीरियस रोल्स करती रही हैं, एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं। तो दोनों का एक्सपीरियंस उस हिसाब से कैसा था? दोनों का एक्सपीरियंस बहुत कमाल का था। हुमा तो सीजन्ड एक्टर है, उसके लिए तो दोहराया ही नहीं है कि आप कुछ भी एक पर्सन भी डाउट रखोगे कि हाउ विल शी परफॉर्म, वो परफॉर्म करने ही वाली हैं बहुत अच्छा। एंड शी हैज़ ब्रिलियंटली परफॉर्म, बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। बट निखिल यादव सरप्राइज था मेरे लिए। ही इज़ अ थिएटर एक्टर, तो मुझे पता था वो अच्छा परफॉर्म करेगा, पर वो इतना अच्छा परफॉर्म करेगा वो नहीं पता था। मैं चाहती हूँ कि मेरा स्टूडियो ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म दे जो नए एक्टर्स हों, टैलेंटेड एक्टर्स हों। तो मेरे शुरू से विजन ही वो रहा है कि ऐसे लोगों को मैं प्लेटफॉर्म दूं ताकि वो आएँ और अच्छा काम करके जाएं। एंड निखिल हैज़ प्रूव दैट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दूरदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये थी मधु शर्मा, प्रोड्यूसर 2 फिल्मों की जिनका प्रीमियर हुआ है इसी साल टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, टोरंटो से दूरदर्शन न्यूज़ के लिए।